नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। राजस्थान का रण बहुत भीषण है। 25 तारीख को यानी कि कल मतदान होगा। 199 सीटों के लिए 5 करोड़ 28 लाख मतदाता वोट डालेंगे राजस्थान में, और ये तय कर देंगे कि सरकार गहलोत की रहेगी या मोदी का जादू चलेगा। हालांकि बार बार ये बात कही जाती है कि अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर हैं, और ये बात मोदी जी भी कई बार कह चुके हैं कि अब उनका जादू चलने वाला नहीं है। राजस्थान की जनता से अशोक गहलोत का जादू अब उतरने लगा है। लेकिन जिस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम, जातीय गुणागणित, इस तरह की जो बहुत सारी चीजें हैं, वो अशोक गहलोत को एक मजबूत नेता के रूप में राजस्थान में स्थापित करती हैं। वो ओबीसी के इस देश के बड़े नेताओं में शुमार हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत कह चुके हैं, और उसके जरिए उन्होंने एक संदेश भी ओबीसी समाज को दे दिया है। वो कहते हैं कि हाँ, मैं माली हूं। वो माली जाति से आते हैं, माली बिरादरी से आते हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं माली हूं, इस राजस्थान की बगिया का माली हूं। जिस तरह माली एक एक पेड़ को, एक एक पौधे का ख्याल रखता है, कटिंग छटिंग जो करता है, खाद पानी देता है, वो मैं माली हूं। एक बात से उन्होंने 2-3 तरीके से संदेश और संकेत दिए। एक तो उन्होंने इस अपने बयान के जरिए ये भी कहा कि नहीं, वो माली बिरादरी से आते हैं, और ओबीसी का उन्होंने संकेत दिया और संदेश दिया। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक बागवान, एक माली की भूमिका को भी सार्थक करने की कोशिश की है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भले ही बहुत उर्वरा रही हो राजस्थान की धरती, और जब जब भाजपा की सरकार वहां आई है तो बड़ी प्रचंड बहुमत से आई है, ये बात भी सही है, बेस भी बहुत तगड़ा है। लेकिन अशोक गहलोत ने जिस तरीके से गार्डनिंग की है राजस्थान की राजनीति की, वो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। 5 जातियां प्रमुख हैं राजस्थान में। एक नया एंगल हम लेकर आ जाए हैं कि 5 जातियां प्रमुख हैं जो एक तरीके से इस सत्ता के सिंहासन को साधेंगी, और इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो एक तरफ जाति गुणागणित है, स्कीम है, और एक गार्डनर है, माली है। तो दूसरी तरफ सत्ता को साधने के लिए हिंदुत्व है, राम मंदिर है, मीराबाई हैं, हनुमान जी हैं, आतंकवाद के खिलाफ एक मिशन है, बहुत सारी चीजें हैं। लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। अब जैसा कि मैंने कहा कि एक तो मसला ये है, मंथन में आज दो तीन बड़े मसलों पर हम चर्चा करेंगे राजस्थान के जो मतदान है उसको लेकर। एक तो पहला जो मुद्दा हमारा ये है कि 5 जातियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और वो जातियां कौन सी हैं? गुर्जर और राजपूत यहाँ 9-9% नज़र आते हैं, और 9-9% दोनों जातियां यहाँ दिखती हैं। तो गुर्जर और राजपूत 9-9% की हिस्सेदारी है राजस्थान में, और जो 12% जाट हैं यहाँ पर, 13% आदिवासी है जो शुरू से कभी बीजेपी का वोटर रहा है, उसके बाद फिर कांग्रेस की तरफ झुका है। 18% दलित है जो सरकार तय करने में अहम है। राजस्थान में तकरीबन 89% हिंदू है, और 11% तकरीबन अल्पसंख्यक है, जिसमें बहुतायत मुसलमानों की है। तो मोटे तौर पर यह गुणागणित है। जो 89% जो हिंदू है, उसको हिंदू के खांचे में अगर बीजेपी फिट कर ले गई तो उसकी बल्ले बल्ले, उसकी सत्ता वापसी है। और लेकिन जिस तरीके से गुर्जर, जाट, अगड़े, पिछड़े, दलित, मुस्लिम, अगर इन खांचों में राजस्थान की राजनीति टूट कर वोट पड़े तो फिर राज तो बदलता नहीं दिखेगा और रिवाज भी नहीं बदलेगा।
ये इस तरीके का गुणागणित चलता जाएगा। 5 जातियों का जो गुणागणित है हमने आपको समझाया, वो आपके टीवी स्क्रीन पर भी ये नजर आ रहा है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है, जैसे पनौती और जेब कतरा, ये 2 बयान राहुल गांधी के काफी चर्चा में रहे, राजस्थान के चुनाव के दौरान दिए गए थे। और चर्चा में कौन लाता है? हम मीडिया के लोग। अगर एक ही बात पर बार बार हम लोग चर्चा करने लगे तो वो मसले, वो मुद्दे, वो बयान चर्चा में आ जाते हैं। मीडिया में लगातार जब से राहुल गांधी ने बयान दिया, उन्होंने जेब कतरा वाला बयान दिया और एक पनौती वाला, दोनों बयानों को लेकर मीडिया ने हल्ला बोला और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी को कांग्रेस अपशब्द कहती है, टारगेट करती है, उन्हें अपमानित करती है, उनके परिजनों को अपमानित करती है। ये भी बात आई, मोदी ने कहा कि खड़गे जी ने उनके पिता को अपमानित किया। तो राजस्थान के चुनाव में मोदी का अपमान, या यूं कहें कि बीजेपी का विक्टिम कार्ड, जो 2019 के बाद से लगातार चुनावों में सामने आता रहा है, लोकसभा चुनाव से लेकर, लोकसभा चुनाव में भी जबरदस्त था कि भाई सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा, और फिर हमारे मीडिया के साथियों, हमारे जैसे लोग एक लंबी फहरिस्त लेकर पूरे जो कांग्रेस के नेता नरेंद्र मोदी पर हमले करते हैं वो लेकर वो स्क्रीन पर आ जाते हैं। लेकिन एक पहलू छूट जाता है कि अगर राहुल गांधी ने पनौती कहा, वो गलत बात है। जेब कतरा कहा, नहीं कहना चाहिए, गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अमित शाह सांड कह रहे हैं कि भाई अशोक गहलोत जी के सामने मत जाना, वो सांड है, सांड की तरह लाल कपड़ा देखकर भड़क जाएंगे। इसको कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा? इसका संज्ञान किसी चुनाव आयोग ने क्यों नहीं लिया? इसी तरीके से मध्य प्रदेश में कई प्रधानमंत्री के बयान थे जिन पर ऑब्जेक्शन किया कांग्रेस पार्टी ने। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो आज हमने देखा कि शाम को जो प्राइम टाइम शुरू हुआ नेशनल टीवी का टोटल, ये जो पनौती और जेब कतरा वाला मसला, जिस दिन ये बयान आए थे, हमने उसी दिन मंथन में इस मुद्दे पर डिस्कस किया था, चर्चा की थी, और मंथन में बहुत जोरदारी के साथ में हमने इसको रखा था। और हमारे साथियों ने भी पुरजोर कहा कि नहीं, आज इसी को लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और हमने उसको लिया। 3 दिन पहले की बात, जब ये बयान आया, उस वक्त भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस पर कहीं ना कहीं नेशनल टीवी आएगा। 3 दिन तक किसी को सुध नहीं थी। लेकिन आज शाम 5 बजे सारे नेशनल टीवी में एक साथ पनौती और जेब कतरा, इसी पर डिस्कशन हो रहा था। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बयान दिया कि भाई एजेंडा सेट कर रहे हैं ये मीडिया वाले लोग। पता नहीं कौन एजेंडा सेट कर रहा, कौन नहीं कर रहा। हम कम से कम नहीं सेट कर रहे, हम निर्शीर विवेकी तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक मुद्दा यह है कि क्या मोदी के अपमान का मुद्दा, या यूं कहें कि क्या विक्टिम कार्ड राजस्थान में चलेगा क्या? क्योंकि बंगाल में विक्टिम कार्ड खेला और फिर मोदी ने कहा दीदी ओ दीदी, खत्म हो गया मामला, निपट गई बीजेपी। फिर राजस्थान में आए और कहा कि भाई मेरे पिता का अपमान किया, नरेंद्र मोदी का अपमान किया, खड़गे जी ने बहुत सारे, उन्हें रावण कह दिया। कर्नाटक में रावण वाला भी मुद्दा कुछ बीजेपी ने उठाने की कोशिश की, उतना नहीं उठा। फिर हनुमान जी का अपमान आ गया और अंततः पूरा चुनाव कर्नाटक का हनुमान जी के, आंजनेय पुत्र हनुमान जी के अपमान पर बीजेपी ने लाकर खींचने की कोशिश की, लेकिन परिणाम 66 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके के मुद्दे उठाने की कोशिश की। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी लगातार इस बात को लेकर बहुत जोरदारी से रख रही कि नहीं, मोदी का अपमान एक विक्टिम कार्ड के रूप में बीजेपी प्रस्तुत कर रही है। तो राजस्थान में जहां मतदान है 25 तारीख को, यानी कल, क्या ये विक्टिम कार्ड चलेगा क्या? मेरा एक ये बड़ा सवाल है कि पनौती और ये सब विक्टिम कार्ड क्या चल पाएगा क्या? और तीसरा बड़ा जो मुद्दा ये है कि क्या ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम पर वोट पड़ेंगे क्या? जाति जनगणना पर वोट पड़ेंगे क्या? ये 3 बड़े मुद्दे राजस्थान चुनाव के हैं। अब विक्टिम कार्ड क्यों बीजेपी खेल रही है, वो है राहुल गांधी का बयान। वो बयान मैं लगातार बार बार सुनाता रहा हूं, आज दोनों बयान, जेब कतरा और पनौती, फिर से सुना रहा हूं। देखिए भाई और बहनों, जेब कतरे सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले
लोग आते हैं, अकेला नहीं आता। सबसे पहले क्या होता है, एक बंदा सामने आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है ना, उल्टी सीधी बात बोल देगा। पीछे से एक और बंदा आता है, वो जेब काट देता है, सही। और तीसरा बंदा देखता है कि अगर जिसका जेब कटा, अगर इसने कोई आवाज की तो उस पर आक्रमण कर दे, उसको डरा दे। ऐसे जेब काटी जाती है। ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी, और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती। पनौती 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 हरवा दिया। जेब कतरे या जेब काटने की बड़ी जबरदस्त तकनीक राहुल गांधी ने बताई। अब काटने वाले, ध्यान भटकाने वाले वो पात्र कौन हैं, किन पर उन्होंने निशाना साधा, उस पर मैं नहीं जाता, मेरी उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। वो राजनीतिक लोग हैं, टिप्पणी करें। जेब कतरा और पनौती, ये दोनों बयानों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी को नोटिस किया है, नोटिस कर दिया, यानी नोटिस किया और नोटिस भी दे दिया। अब क्या उसका राहुल गांधी जवाब देते हैं? कल उन्हें जवाब देना है, हर हाल में 25 तारीख को उन्हें जवाब देना है। जब राजस्थान वोट पड़ रहे होंगे तो राहुल गांधी इस नोटिस का जवाब देंगे। ये तिथि भी बड़ी महत्वपूर्ण, कांग्रेस करी कि 25 को ही जवाब देना है। इसमें भी इलेक्शन कमीशन ने खेल कर दिया है, किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कि राहुल का जो बयान आएगा वो टीवी चैनलों पर चलेगा और उसका सकारात्मक असर, सार्थक असर या विपरीत असर किसी दल विशेष के या किसी दल के खिलाफ हो सकता है। ऐसी आशंका कांग्रेस पार्टी ने जताई है और इस पर ऐतराज भी किया है। वास्तव में ये खेल बड़ा दिलचस्प है और ऐसा लगता है कि जो पनौती है वो राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा हो गया है। बीजेपी लगातार इस पर बयान दे जा रही है। पहले बीजेपी एजेंडा सेट करती थी और कांग्रेस उसके पीछे पीछे भागती थी। इस बार मैं देख रहा हूं कई अवसरों पर कांग्रेस अपने एजेंडे पर बीजेपी को लेकर आती है और उस पर वो बीजेपी रिएक्ट करती है। खैर, इसके बाद भी बीजेपी बहुत बड़ी ताकत है, राजनीतिक ताकत है इस देश की, और आज कहा जाए तो सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी। लेकिन यह भी सच है कि जो विपक्ष है उसने जो मुद्दे रखे हैं, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, वेलफेयर स्कीम्स, वो भी बड़ी कारगर भूमिका इन चुनावों में 5 राज्यों के अदा करने जा रही हैं। हमारे साथ फिलहाल 2 मेहमान जुड़ गए हैं। आज मैंने ये कोशिश की है कि राजस्थान और देश के अन्य जगह से जो बड़े प्रबुद्ध पत्रकार हैं, जो राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनको हमने आज इस चर्चा में बुलाया है। आज किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे को हमने नहीं बुलाया है, क्योंकि ये रात बड़ी ज़बरदस्त है और कल मतदान है। तो आज वही दावे प्रतिदावे, फिर वही पुरानी फाइलें, लाल डायरी, पीली डायरी, ही सब खुलना है। तो इसलिए हमने कहा कि थोड़ा सा अपने दर्शकों को एक अलग तरीके की चर्चा, मंथन, विमर्श, एक अलग तरीके का दर्शकों के सामने रखा जाए। इसलिए हमने पत्रकारों को और उन पत्रकारों को हमने आज बुलाया जो बड़े तपे तपाए हैं अपने प्रोफेशन में। मैं परिचय करा रहा हूं, प्रदीप आजाद साहब है, राजस्थान के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। उत्तर प्रदेश और पूरे देश को एक अलग नज़रिए से, वहाँ की राजनीति को अलग नज़रिए से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुशील दुबे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। सतवीर सिंह हमारे साथ दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। सतवीर जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। और थोड़ी देर में कुछ और हमारे साथ
वरिष्ठ पत्रकार साथी भी जोड़ेंगे। मुझे लगता है कि मंथन की शुरुआत एक बार मैं सुशील जी से करना चाहूँगा। सुशील जी, आपके पास आ रहा हूँ। चूँकि आपने बहुत सारे दौरे भी किए हैं राजस्थान की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बड़ी बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, देखा है आपने। बिल्कुल निर्छिर विवेकी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आज इस कार्यक्रम को आप लोग चलाइए अपने हिसाब से। मैं तो सुनूंगा आप लोगों को आज, और सुनने के लिए मैं आया हूँ आज। कुल मिलाकर जो 2-3 मुद्दे हैं, जैसे एक विक्टिम कार्ड की हमने बात की कि हर बार 2019 से लगातार नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी विक्टिम कार्ड खेलती है। मोदी जी को गाली, मोदी जी को, ऐसा कोई चुनाव नहीं है जो इसको मुद्दा नहीं बनाते हो। क्या ये मुद्दा असरकारी रह गया है क्या सुशील जी? और राजस्थान के चुनाव को लेकर क्या दृष्टिकोण है आपका? अनम्यूट करिए। देश के हमारा आज वो नहीं है, लेकिन मैं बोल लूंगा। आज आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोलिए बोलिए। के न्यूज के एक शानदार देश के एंकर हमारे मित्र दुर्गेंद्र भाई, पहले तो आपको धन्यवाद दो कि आपने 2 दिन पहले मुझसे पनौती में बहुत कुछ बुलवा लिया था, और मैंने 60 साल पहले की एक घटना भी सुना दी थी पनौती पे, तो उसके लिए आपको आभार। अब एक आज के बाद कल एक जेब कतरे पे भी डिबेट कर दीजिएगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है। आज जेब कतरा भी मुद्दा है। हमने राहुल गांधी का जेब कतरे वाला बयान भी सुनाया है। और मैं आपको एक चीज अपडेट कर दूं कि के न्यूज और आप इस देश में पहले व्यक्ति हैं जब भी पनौती और जेब कतरे पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था उस दिन, और आज जो जिसे राष्ट्रीय मीडिया कहते हैं वो आज शाम 5 बजे एक साथ, अब उसका टाइमिंग का कोई ना कोई कारण हो सकता है, सब एक साथ चर्चा कर रहे थे शाम को। दुर्गेंद्र भाई, हम दोनों अपने मित्र साथियों से नमस्ते करते हुए कहना चाहते हैं कि दुर्गेंद्र भाई ये बताइए, 14 से पहले अटल जी की बीजेपी होती थी कि बीजेपी का अपमान हुआ? अटल जी, बीजेपी वाले अटल जी का अपमान हुआ। अब मोदी का अपमान होता है। ये होता ना कि बीजेपी वाले पीएम मोदी का अपमान हो रहा है। एक बात समझ में आती ना, अब जिसको देखिए बीजेपी के वर्कर कहते हैं मोदी जी मोदी जी मोदी जी। अरे अब बीजेपी के पीएम मोदी हैं, नरेंद्र मोदी हैं। आप गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी हैं। आप पिछले कई साल से देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ बड़ा ये हो गया और ये कह दिया और वो कह दिया। भाई क्यों कह दिया? आप जिस दिन व्यक्तिगत हो गए हो पूरे देश के विपक्ष के लिए, उस दिन से आप नरेंद्र मोदी हो गए। मोदी जी, अरे आप प्रदेश के नहीं, देश के प्रधानमंत्री हो बीजेपी की पार्टी के। एक बात ये। दूसरी बात दुर्गेंद्र भाई, हमें नहीं पता कि कब राहुल गांधी की जेब कटी या कब नरेंद्र मोदी ने चाय बेची, मुझे नहीं पता, लेकिन अनुभव दोनों का बड़ा भयानक है। एक ने चाय बेच के, पता नहीं बेची कि नहीं बेची, मैं फिर उसमें हूं, असमंजस में हूं, लेकिन वो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया। भले ही उसके बाद वो विश्व गुरु बन गया, भले उसके बाद वो अपने वोटरों से कहता है कि मुझे उनको वोट दे, फांसी कर देना, क्या पक्ष को वो वोट देना हमारी पार्टी को कि विपक्ष को फांसी लग जाए। भले वो चाय से चला, फांसी तक आ गया। अब ये राहुल गांधी ने कब भैया जेब कटवा, इसका मतलब ये लोग कोई ज्ञान देने वाले वहां दुर्गेंद्र भैया टाइप के लोग मित्र हैं, वहां पर भी हैं। जैसे आपने लपोकी में ज्ञान दिया, पूरा देश हिल गया। तो अब राहुल गांधी को कैसे मालूम? और ये बात सच है। मैं सवासठ था 89 में और चारबाग क्षेत्र के पास रहता था। चारबाग क्षेत्र बहुत ही खतरनाक क्षेत्र है, रेलवे का वो देश का सबसे बड़ा स्टेशन है जी। तो जो ये सच है दुर्गेंद्र भाई, जेब ऐसे ही कटती है और वही आदमी मारने लगता है। आदमी जो जेब कतरों का साथी होता है, सबसे पहले वही मारने लगता है, फिर वो मार कूटने लगता है, फिर जनता उसको अरे भागने, जान दो बच का, तो बची में भाग जाता है जेब कतरा, और उसके बाद वो भी जो मारता है वो भी भाग जाता है, और जिसका पास पर्स होता है वो भी भाग जाता है। तीनों भाग जाते हैं। सच है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये मेरा अपना अनुभव है। अब हो सकता, मैंने तो राहुल गांधी को नहीं ये ज्ञान दिया लेकिन जी लेकिन देवेंद्र भैया, अब जिस देश की राजनीति 80 करोड़ फ्री राशन पे अभी भी अटकी हुई हो, और जिस देश का प्रधानमंत्री फिर 24 में कहता हो कि मैं 80 करोड़ राशन के लिए तैयारी कर रहा हूं, उस देश में ये सब चीजें होंगी। एक बीजेपी का भी वो है, कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता है, भाटिया टाइप का आइटम से बोल रहा हूं, उसने एक ट्विटर पे लिखा है, वो कन्हैया लाल का गर्दन कटी हुई है, खून। अरे क्या बीजेपी वाले खून कत्लो गारत के अलावा कुछ जानते ही नहीं है? 8-9 साल में 10 होने वाले हैं।
आपने देश के लिए क्या किया है ये तो बता दो। नहीं जाओ, नहीं हमें किसान से मतलब, नहीं हमको मणिपुर से मतलब, नहीं हमको राजस्थान मध्य प्रदेश से मतलब, हमको हमारे पत्रकारों के लिए क्या किया है यही तो बता दें। हमारे दुर्गेंद्र की माइक आईडी लेके इन लोगों ने एक पीसी करी है। इस देश के प्रधानमंत्री ने एक पीसी करी है। आम चूसो काटो वाले को छोड़ दीजिए आप, लेकिन कोई बताए तो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे आदरणीय पूज्य ने किया क्या। दूसरी बात, एक बात मान लीजिए आप, जब परसेप्शन बदलता है दुर्गेंद्र भाई तो बहुत कुछ बदल जाता है। आपने जो इसमें लिखाया है 18% दलित और 11% मुसलमान। दलित का इस समय देश का सबसे बड़ा नेता है जो आने वाले वक्त का प्रधानमंत्री होगा, उसका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे है, राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी नहीं है। और आप ये मान के चलिए कि आने वाला 24 बहुत कुछ ऐसा लोग 5-7 साल में अपनी बहू, अपनी औरत से, अपनी पत्नी से जो है थोड़ा दाएं बाएं होने लगते हैं। ये तो 10 साल का वो राजनीति है। और राजनीति आप विवादित बयान दे रहे हैं सुशील भाई, आप विवादित बयान दे रहे हैं। ये भी कहीं पनौती ना हो जाए। रोज 10 साल, मेरी 42 साल हो गई है शादी के में, मैं बता रहा हूं, मैं 42। अब लोग जब देखिए खून, लाल सांड, कत्ल, फांसी लगा दो, जेब कतरा, तो मेरा बयान कौन सा, हम कौन सा न 3 न 13 में हमें कौन सुन रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि लोग अपनी पत्नी से दाएं बाएं हो लेते हैं। और लिव इन चल रहा है भाई साहब, लिव इन का समय चल रहा है इस समय। लिव इन में 1-1 साल का तो सब केस चलता है। तो आप क्या कह रहे हैं, लिव इन का समय खत्म हो गया क्या राजस्थान में? हो गया। ये 5 स्टेट में आप देख लीजिएगा, इस 5 स्टेट में आप देख लीजिएगा। ठीक है सुशील जी, मैं लौटूंगा। जरा दोनों साथियों को और चर्चा में शामिल करूं। प्रदीप आजाद के पास आ रहा हूं। प्रदीप जी, राजस्थान की वस्तु स्थिति, जैसा कि मैंने 3 विषय प्रवेश हमने किया, उसमें 3 स्थितियों को हमने बताया कि क्या एक विक्टिम कार्ड चलेगा, जो 5 जातियों का हमने जिक्र किया, क्या इस तरह के पॉलिटिक्स वहां प्रभावी है, और जैसा एक और आंकड़ा हमने दिया कि 89% हिंदू है। इन सब स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए एक वेलफेयर की पॉलिटिक्स है, एक ओपीएस की पॉलिटिक्स है, इस तरह की जो चीज़ें है वो भी वेलफेयर की है, आगे ओपीएस वाली। क्या धरातल की क्या स्थिति है राजस्थान की, प्रदीप जी? अनम्यूट करिए प्रदीप जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, कृपया अनम्यूट करिए। जी दुर्गेश जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, कृपया बोलिए। जी दुर्गेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि चूंकि राजस्थान से जुड़ा हूं और कल राजस्थान में 25 नवंबर की तारीख है, तो मैं केवल सबसे पहली गुजारिश तो तमाम जो आप लोगों को, हम लोगों को जो सुन रहे हैं, तमाम दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि अपना 100% मतदान जरूर करें, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। जी, हम सब अपील करते हैं इस मंच से, हम सब राजस्थान की जो सुधी जनता है उससे अपील करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट डाले और अपने मन की सरकार चुने। जी बिल्कुल। अब आते हैं मूल मुद्दे पर, जहां देखिए तमाम जो चीजें हैं, आपने जो जातीय आंकड़े जो अभी गिनाए, उनका परसेंटेज जो बताया, जो माहौल जो चल रहा है, दरअसल देखिए यहां माहौल एक तो बहुत साफ है कि जो हमें लगता है, जो मैं पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के कई इलाकों में दौरे पर भी रहा और कल रात को ही लौटा हूं, कई इलाके मैंने देखे हैं, कई जो दिग्गज नेता हैं, मैं आपको बता दूं कि वो हार की कगार पर है जी। और इस बार राजस्थान के जो चुनावी नतीजे आएंगे जी, वो सभी लोगों को चौंकाएंगे, इसमें भी कोई हैरानी नहीं। क्योंकि अक्सर देखिए राजस्थान में जो परंपरा रही, कांग्रेस फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस फिर बीजेपी, ये जो तमाम जो प्रक्रिया रही है, तो मैं यहां ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस रिपीट होगी या बीजेपी आएगी, वो तो ठीक है। जो राजस्थान की करीब 5 करोड़, 5.25 करोड़ से ज्यादा जो वोटर है वो तय करेंगे। लेकिन एक जो माहौल जो नजर आता है, वहां उस माहौल को देखने पर यह जरूर साफ होता है कि इस बार राजस्थान के जो साइलेंट वोटर्स होंगे वो अपना कमाल दिखाएंगे। और साइलेंट वोटर्स वो जो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं कर रहे, जो गहलोत सरकार ने पिछले 6 महीनों के दौरान या कहें 2-4 महीनों के दौरान जो योजनाओं का जो बखान किया है, योजनाएं जो सामने लाई हैं कि अगर हम जीते तो ये कर देंगे, अगर हम जीते तो ये कर देंगे,
तो राजस्थान की जनता का भी एक बड़ा सवाल ये है कि साहब ये जो राजस्थान, ये जो योजनाएं आपने जो जारी की है, काश अगर 4.5 साल पहले ये अगर आप योजनाएं घोषित कर देते तो शायद बहुत बेहतर होता। लेकिन चूंकि एक राजनीतिक जब माहौल बनता है, चुनाव करीब आते हैं, और यहाँ सुशील साहब और सतवीर सिंह जी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी इस चीज को जानते हैं, सभी लोग इस चीज को जानते हैं कि जब चुनावी माहौल होता है, जब बारात उस जगह के बिल्कुल करीब आने लगती है, तब तमाम चीजों की व्यवस्थाएं टटोली जाती है, देखी जाती है कि किस तरीके से जनवासा बोलते हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, और इधर जो पूरा उत्तर भारत है बीच वाला, बोलते बारात जनवासे आने वाली है। तो बोले देखो यार, पानी वाला बाल्टा कहाँ, उसमें पानी वानी है कि नहीं, ऊपर चद्दर भी डाल दो, और काली मिर्च वाला शरबत आया कि नहीं। अब पता नहीं गांव में कैसी स्थिति होती, लेकिन जब हम लोग गांव में रहा करते थे तो जनवासे में बारात आने पर इन्हीं चीज़ों की जरूरत पड़ती थी। कंटिन्यू करिए। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी गहलोत सरकार ने इसी चीज को देखा कि बारात बिल्कुल करीब आने वाली है, अब तमाम व्यवस्थाओं को इस तरीके से देख लिया जाए कि कोई बाराती नाराज ना हो। अब यहां पर राजस्थान में जो बाराती रूपी वोटर्स हैं वो नाराज ना हो, उसकी व्यवस्थाएं हालांकि गहलोत सरकार ने की तो है, लेकिन आपने जो यहां विषय रखा और इस तरह के मोदी और शाह के बयानों की बात किया, अशोक गहलोत के जो बयानों की जो बात किया, राहुल गांधी के जो बयानों की चर्चाएं जो चल रही हैं, देखिए लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप इन तमाम चीजों का दौर चलता रहता है, और जब जब इलेक्शन आते हैं ये सब एक दूसरे पर हावी होते हैं। लेकिन आज भी दोपहर में भी कहीं हम बैठे थे, वहां पर भी एक जिक्र चल रहा था कि राजस्थान में जो इस बार चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव हमेशा एक लोकल मुद्दों को लेकर होता है, जो जितनी मुझे जानकारी है जी। लेकिन राजस्थान में जो इस समय जो चुनाव हो रहा है, वो लगता है कि कहीं पूरे देश के मुद्दों को लेकर यहां पर लेकर आया गया। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जो रोड शो और जो सभाएं की, अब कुछ ऐसा लगने लगा है कि क्या ये राजस्थान के प्रभारी हैं क्या, क्योंकि और कहीं दूसरे राज्यों में उतनी चुनावी सभाएं या वो चीजें नहीं हुई जो राजस्थान के एक कंजेस्टेड इलाके में अगर आप रोड शो करते हैं, सभाएं करते हैं। राजस्थान के कई इलाकों में इन्होंने सभाएं की, राहुल गांधी ने भी की सभाएं, अमित शाह ने या जेपी नड्डा ने भी की। आपका इशारा लग रहा है कि सांगानेरी गेट वाली रोड शो का है, आप उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल रोड शो उनका यहीं पर हुआ है, सांगानेरी गेट पर पूरा जो जौहरी बाजार इलाका हुआ है यहीं पर उनका रोड शो हुआ है। और जाहिर सी बात है कि देखिए मोदी का जो क्रेज है उससे तो खैर इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पर भी कई जगह, कई विधानसभा इलाके, मैं अगर केवल जयपुर की भी बात करूं या राजस्थान के कुछ इलाकों की बात करूं, तो वहां पर भी कई मतदाताओं से जब हमारी बात हुई, मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। मैं अभी रामगंज मंडी था, और रामगंज मंडी में मदन दिलावर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे, वहां के कुछ गांव में ग्रामीण वोटर्स जो थे, उन लोगों से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि साहब हम वोट बीजेपी को देंगे, कमल को देंगे। मैंने कहा इसका मतलब आप मदन दिलावर को जिता रहे हैं, मदन दिलावर को वोट देने की? ना, मदन दिलावर को हम वोट नहीं दे रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, हम यहां पर मोदी को और कमल को वोट दे रहे हैं। अब आप इस चीज से एक अंदाजा लगाइए, ठीक बात है, कि जहां लोकल मुद्दे, जहां की लोकल समस्याओं का निवारण करने की जिम्मेदारी एक स्थानीय विधायक की होती है, और वहां की पब्लिक जब तमाम अपनी परेशानियों को गिनाती है, लेकिन वोट वो मोदी और कमल के नाम पर देने की चाहत रखती है। प्रदीप जी, आपने बहुत सारे इशारे कर दिए। चूंकि मुझे एक इशारा मिल रहा है ब्रेक पर जाने का, तो मैं आपको रोक रहा हूं आदर के साथ में, और मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा। ब्रेक के बाद हम इस मंथन को जारी रखेंगे। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इस दरमियान हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत पके हुए कड़े हुए पत्रकार हैं, हमारे साथ मथुरा से जुड़े हैं। बहुत स्वागत सिंह साहब, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। और इस देश और उत्तर प्रदेश के बहुत ही बेहतरीन पत्रकार नवेद सिको साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। नवेद भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नवेद भाई अक्सर सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं
अरुंधति राय पर आज नवेद भाई ने कुछ लिखा है और उसको मैंने बहुत पढ़ा भी है सुबह सुबह। इस तरीके का लेखन और इस तरीके की चीज़ें मुझे लगता है पत्रकारों ने करना ही छोड़ दिया है। नवेद भाई को एक बार पुनः बधाई कि बहुत अच्छा आपने लिखा है, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। मैं रुख इस वक्त जो अपने मंथन कार्यक्रम का रुख हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए सतबीर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी तरफ करूंगा। सतबीर जी, अभी जैसे प्रदीप जी ने बहुत सारी बातें कही, उन्होंने कहा ठीक है दिलावर को नहीं जिताएंगे, मोदी को वोट देंगे, दिलावर पसंद नहीं लेकिन मोदी को वोट देंगे। ये बात सच है, ये हकीकत तो है, लेकिन जो प्रदीप जी की बातों से मुझे बहुत सारी बातें लगी। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा इस बार राजस्थान में जो बिल्कुल बहुत अप्रत्याशित होगा। हम तो मान रहे हैं कि अप्रत्याशित ही होगा कि भाई कांग्रेस की सरकार चली जाएगी। अगर 11 सीधे सीधे अगर सोचें कि भाई गहलोत जी बिल्कुल पटरा हो जाएंगे, शुद्ध भाषा में 21 पे आ जाएंगे, 22 पे आ जाएंगे जैसे पहले आ चुके हैं। लेकिन अगर प्रदीप जी मुस्कुरा रहे हैं, अगर कुछ और इशारा वो कर रहे हैं, इसका दूसरा मकसद ये हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े नेता जिनको बीजेपी ने मैदान में उतारा उसमें से कई बड़े हार जाएंगे और गहलोत जी पुनः किसी तरह पाला छू लेंगे, भले ही 1-2 सीटों के साथ में हो। तो क्या परिस्थिति, क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए दुर्गेन जी, आप सभी को और वरिष्ठ पत्रकारों को, दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और जनहित में मैं यही अनुरोध करूंगा कि कल जो है जाकर के अपना मतदान करें। साथ में मैं आपको इस बारे में एक बार ये बता दूं कि जिस तरह से हमारे पत्रकार महोदय ने बताया है कि देखिए होता क्या है कि जो अपना इनका अंतरकलह है, अंतरकलह तो दोनों ही पार्टियों में है, एक में नहीं है। अंतरकलह जो है दोनों ही पार्टियों में है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। और जिन लोगों को टिकट कटा है वो निश्चित रूप से ही विपक्ष कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि जिस तरह से कुछ कांग्रेस के टिकट कटे हैं, और कांग्रेस का तो पहले से जो अंतरकलह चलता आ रहा था, लेकिन अभी सुनने में आया कि भी कुछ सुलह हो गई है, लेकिन सुलह से कोई अंदर खाने क्या हुआ उसका पता नहीं है। बीजेपी में कई ऐसे कार्य जो विधायक हैं जिनके टिकट तो दिए, लेकिन वो अंतर खाने जो चल रही है उनकी प्रक्रिया, उन लोगों ने उन्हें जो है वोट हो सकता है कि कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। सतवीर जी, एक स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछता हूं, मेरे मन में अभी जब आप बोल रहे थे इसी दौरान आ गया। आप उस जाटलैंड के एक पाले में खड़े हुए हैं, उस तरफ पूरा जाटलैंड है, उधर आप दूसरी तरफ चले जाएं तो गुर्जरलैंड है। ये 2 मतदाता बहुत महत्वपूर्ण हैं राजस्थान में। इनको लेकर क्या खबरें आप लोगों तक पहुंच रही हैं? गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, आगरा, इस तरह की क्या खबरें हैं इन 2 कम्युनिटीज को लेकर, क्योंकि ये एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन बनाते हैं? दरअसल बात क्या है कि देखिए जाट लैंड है, हमारे इधर गुर्जर भी है, दोनों कम्युनिटी बहुत अच्छी संख्या में भी है। और दरअसल ये जो है, ये सब जुड़े हुए हैं केवल कमल से। और इनका सीधा कहना है कि इस बार बीजेपी आएगी कांग्रेस राजस्थान के अंदर, ये सब इनका कहना है ऐसा है कि भाई इस बार बदलाव आएगा। लेकिन ये तो खैर देखा जाएगा, तो कल अभी और लोग वहां पे आएंगे और अपना मतदान देंगे, और जो भी निर्णय होगा वो तो सामने आएगा 3 तारीख में। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस तरह से जो लोग यहाँ से अभी सपोर्ट में गए होंगे वो जरूर प्रचार करेंगे, और वो जो है बीजेपी के ज्यादातर लोग ज्यादा कैंडिडेट हैं तो उन लोगों को सपोर्ट ज्यादा करते हैं। और यहाँ के लोग भी इसी तरह से जो है ज्यादा कहते हैं खुल के, वो तो कहते हैं हम तो कमल के साथ हैं। तो इस तरह से तो देखा जाए तो परिवर्तन तो 1% हो सकता है, ये हमारी नहीं है, ये तो जनता, बाकी तो जनता क्या राय देती है वो देखा जाएगा। ठीक बात। मैं चंद्र प्रताप सिंह की तरफ जाऊंगा। सिंह साहब, आपके पास आ रहा हूं, बहुत लंबा अनुभव है पत्रकारिता का। आप मथुरा से हैं, और मथुरा और जो उधर से पूरा आगरा मथुरा से सटा हुआ जो राजस्थान के जो जिले हैं, पिछली दफ़ा जो मेरे पास सूचना है, आप बेहतर बताएंगे, गलत हो तो करेक्ट कर दीजिएगा, कि जो 12 सीटें लगभग थी उसमें 10 सीटें कांग्रेस के पास, कांग्रेस की झोली में आई थी। और योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी से ज़्यादा सभाएं राजस्थान में की हैं। और योगी आदित्यनाथ को मैं कम से कम व्यक्तिगत रूप से, और मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ होंगे मेरी बात से उसमें ज़्यादातर सहमत होंगे, कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ हैं इस देश में, नरेंद्र मोदी नहीं है, योगी आदित्यनाथ हैं। और इसीलिए उनकी सभाएं इतनी ज़्यादा कराई गई। क्या स्थिति है, क्या खबर आप लोगों तक आ रही है, मथुरा तक क्या खबर आ रही है, या आपके तमाम संपर्क हैं? हो सकता है आप भी राजस्थान के दौरे पर गए हों, देखा हो जाके, क्योंकि पत्रकार घर में तो बैठ नहीं सकता, अगर चुनाव हो आसपास तो जरूर जाएगा। सिंह साहब, अनम्यूट करिए कृपया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब सुन पा रहे हैं, कृपया बोलिए। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि मथुरा
बिल्कुल राजस्थान से लगा हुआ है। एक ऐसा जनपद है जो मात्र यहाँ से 20 किलोमीटर दूर राजस्थान शुरू हो जाता है। जी। तो मथुरा का और भरतपुर का खासकर बहुत ही ज्यादा संबंध है। इधर अलवर लगता है, तो ये तो एक भौगोलिक स्थिति है। इसके अलावा जातीय स्थिति ये है कि यहाँ जो जाट बाहुल्य है मथुरा और भरतपुर और अलवर और ये यहाँ करौली तक का पूरा ब्रज क्षेत्र कहलाता है। तो लगभग कमोबेश एक ही जैसी स्थितियां हैं राजनीतिक। कल ये बात जो है मोदी जी ने कल मथुरा में बोला भी था। मथुरा में मीराबाई की 525वीं जयंती थी, इसमें मोदी जी आए थे और लगभग आप यकीन मानिए 2.5 घंटे तक हमारी जो मेंबर पार्लियामेंट हैं और प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी जी का मीरा बैले नृत्य देखा था। और इससे पहले लगभग 40 मिनट वो बोले भी थे और उन्होंने बार बार इस बात का उल्लेख किया था कि उत्तर प्रदेश का ये जो ब्रज है ये पूरी तरीके से भरतपुर और ये इलाका राजस्थान से लगा हुआ है और यहाँ की कल्चर एक है। और मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो चित्तौड़गढ़ में और उन्होंने साधना वृंदावन में की थी, उसको भावनात्मक रूप से जोड़ा था। यानी उसको एक तरीके से कहना चाहिए कि एक जोड़ने के पीछे एक मंशा ये भी थी कि जो कल चुनाव प्रचार खत्म हुआ है तो उसे कुछ न कुछ भुनाने की मंशा थी। अब रही बात जातीय समीकरण की, तो जो जाट हैं यहाँ के मथुरा के, आगरा के और इधर हाथरस तक के, सबकी रिश्तेदारियां भरतपुर में है, अलवर में है, आसपास है, धौलपुर में है और यहाँ के काफी संख्या में लोगों ने वहां प्रचार प्रसार किया। अब रही बात इसकी कि यहाँ क्या स्थिति बनती है, जो मेरा अपना मानना है, जैसे हमारे पास सूचना आ रही है कि इस बेल्ट में ठीक पोजीशन रहेगी, मतलब थोड़ा बहुत जो है गेन बीजेपी कर सकती है, क्योंकि उसकी एक वजह ये है कि यहाँ कांग्रेस में कुछ असंतुष्ट लोग रहे और कुछ थोड़ा सा इनका आपस का जो डिस्प्यूट था ये जो सचिन पायलट का, इस वजह से भी कुछ असर है। तो यहाँ के काफी लोगों ने प्रचार प्रसार किया है और बहुत कुछ जो है बीजेपी की तरफ मोड़ने का प्रयास किया है। यहाँ काफी बड़ी तादाद में भरतपुर में पड़े रहे, भरतपुर आसपास जो है मथुरा और आगरा के जो नेता लोग हैं और खासकर बीजेपी ने बड़े सुनियोजित तरीके से यहाँ के लोगों को 1 महीने पहले से ही भेजना शुरू किया। जाट और गुर्जर नेता पूरे देश के राजस्थान में लगे हुए थे, मैं देख रहा था, ये पूरे देश के प्रचार किया है। तो वैसे देखा जाए तो संगठित तरीके से जो प्रचार हुआ है वो तो बीजेपी का है और वो यहाँ के लोगों को लगाया है और यहाँ से गाड़ियां भी गई हैं, यहाँ से फोर्स भी गई है, जो होम गार्ड वगैरह हैं। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि भरतपुर और इस बेल्ट में जो राजस्थान का ये जो एरिया है, जो संभाग है भरतपुर आसपास, गए हैं, प्रचार करने गए थे शादी वर्दी में और चुनाव कराने भी गए हैं। आप आज भी काफी लोग वहीं बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अशोक गहलोत ने मांगा है क्या कि भैया मुझे होमगार्ड दे दो उत्तर प्रदेश वाले, या फिर ये सादे कपड़ों में कुर्ता पजामा पहन के चले गए हैं? जी जी, नहीं, वो जो है उन्होंने फोर्स मांगी है, यहाँ से काफी बड़ी संख्या में गए हैं, तो लगाव है और आपस में जो है एक यहाँ से संबंध है भरतपुर का। और कल जिस बात को जो है बुलाने का प्रयास। अच्छा, आप चंद्र प्रताप सिंह, आप ये मानते हैं क्या कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा असर नहीं दिखेगा, कांग्रेस मान लीजिए 10 सीटें पिछली बार जीती थी तो हो सकता है कि 1-2 कम हो जाए, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान इस बेल्ट में बीजेपी नहीं कर पा रही कांग्रेस को, क्या ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका अपना मानना है कि जितना नुकसान करना चाहिए उतना नुकसान नहीं कर पा रही है बीजेपी और बड़ी कसमकस की स्थिति है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, उदाहरण के तौर पर भरतपुर की सीट है, भरतपुर की सीट पर बिल्कुल जो है लोकदल को दी गई है, केवल 1 सीट दी है कांग्रेस ने लोकदल के लिए, वो सुभाष गर्ग जो मंत्री थे उनको लड़ाया है। अब वहां स्थिति ये पैदा हो गई है कि एक बसपा का कैंडिडेट खड़ा हो गया है, वो जाट खड़ा हो गया, तो उस जाटों के वोट जो मिलने चाहिए लोकदल को वो बसपा का कैंडिडेट काट रहा है, तो बड़ी कसमकस की स्थिति पैदा हो गई है। ये यहाँ के लोगों के लिए प्रतिष्ठा की, जितना भरतपुर के लोगों को, जाटों को इतनी प्रतिष्ठा नहीं, इतना मथुरा के लोगों को है कि किसी तरीके से सुभाष गर्ग जीते हैं और वो लोक दल से हैं, कांग्रेस के समर्थित। अच्छा, इसका फायदा क्या लोक दल से अलायंस का फायदा क्या कांग्रेस पूरे राजस्थान में उठा पाएगी क्या? ये भी ऐसा लग रहा है क्या आपको? क्या करें? लोक दल से अलायंस का फायदा कांग्रेस को राजस्थान के अन्य हिस्सों में मिलेगा क्या? हाँ, वो 1 सीट दी है, उसका थोड़ा बहुत फायदा मिलाने का प्रयास है और जयंत चौधरी ने इसकी अपील भी है कि जो जाट बेल्ट है उसमें जो है जो जाट हैं वो कांग्रेस को वोट करें, क्योंकि कांग्रेस ने 1 सीट छोड़ी है उनकी, सुभाष गर्ग वाली। इसका मतलब है कि 24 को लेकर भी यहां से कुछ नए समीकरण देखे जा सकते हैं सीपी सिंह साहब,
क्योंकि अखिलेश यहाँ छिटके पर हुए देखिए, हैं हाँ। और चौधरी साहब सटे हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस से, वो एक छिटक रहा एक सट रहा। हाँ नहीं, काफी बड़ी तादाद में है यहाँ जो भरतपुर, आप जानते हैं पूरे राजस्थान में जाट हैं, तो उन्होंने अपील जारी की है जो जयंत चौधरी ने कि ठीक भाई है। आप जो है किसी तरीके से दोबारा कांग्रेस को सत्ता में लाएं, ये कहा है उनसे। ठीक है, ठीक है। मैं जितना- सिकरवार साहब, मैं आपके पास आऊंगा लौट के। नवेद भाई को चर्चा में शामिल करते हैं। नवेद सिको साहब, अभी जो एक 5 जातियों कौमों का हमने एक समीकरण इस मंथन कार्यक्रम की प्रस्तावना में रखा, उसमें अगर देखा जाए तो 9% अल्पसंख्यक है, 18% दलित है। उसका इशारा सुशील दुबे जी ने भी किया, जाट गुजर ये सब मिला के। अगर इन खंडों में बट के वोट पड़ा तो बीजेपी को मुश्किल, ऐसा मैं मान रहा हूं। मेरे शब्द कतई आपके मुंह से मैं ना कहलवाना चाहता हूं, ना अपने शब्द आपके मुंह में डाल रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर खंडों में बटा, ओपीएस, जाति जनगणना, इस तरह की चीज़ें और जो अन्य मुद्दे जिससे बीजेपी उठाती है, लिंचिंग विंचिंग के तमाम मसले पूर्व में हुए हैं राजस्थान से, और राजस्थान से रिलेटेड हरियाणा तक, अगर वो मसले चले तो ये क्या एक समीकरण कांग्रेस के लिए बेहतर हो सकता है? या फिर इसको दूसरे नज़रिए से देखें कि 89% हिंदू है। अगर हिंदू के खांचे में राम, हनुमान, मीराबाई और कृष्ण के खांचे में अगर बीजेपी फिट कर ले गई तो मुझे लगता है कि बीजेपी की सत्ता फिर कोई रोक नहीं सकता। नवीद भाई। दुर्गेंद्र भाई, बिल्कुल आपने इस बात सही कही। देखिए, आज जो चुनाव का स्वभाव है और जो वोटर का मूड होता है और चुनावी स्ट्रेटजी होती है, वो 2 ही पालों में होती है। फिलहाल माहौल भी यही है कि धर्म या जाति, धर्म के पाले में अगर होती है तो बीजेपी को फायदा मिलता है, और अगर जाति के पाले में होती है तो विपक्ष को फायदा मिलता है। तमाम क्षेत्रीय दल है उनको फायदा मिलता है। लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए आपके राजस्थान के सरहद से बाहर जाऊंगा, 10 सेकंड के लिए बस, कि जो 5 राज्यों के चुनाव लगभग हो गए हैं, थोड़ा सा और बचा है, उसके जो नतीजे आएंगे उसमें मुझे लगता है कि उस नतीजों को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल बहुत ज्यादा आशा कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा। और जैसा कि कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन 3 तारीख के बाद एक नया स्वरूप होगा, एक नया माहौल बनेगा, एक नई ताकत होगी। लेकिन एक बात पे गौर करना होगा कि पिछले ये 3 राज्य जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, इन 3 राज्यों में कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस तब जीती थी जब 5 साल पहले कांग्रेस की स्थिति बहुत ही बदतर थी, और इन 5 सालों में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, ये सब लोग कह रहे हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, कांग्रेस का कैडर बढ़ा है, लोगों में जोश बढ़ा है, कुछ राज्यों में कांग्रेस जीती है, भारत जोड़ो यात्रा हुई है। तो सभी लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का 5 सालों में ग्राफ बढ़ा है, 1.5 साल 6 महीने में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और पिछली बार इन 3 राज्यों में कांग्रेस जीत गई थी, और यदि इस बार 3 राज्यों में भी नहीं जीती है तो ये कैसे कहा जा सकता है कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है और बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हुई है और लोकसभा में उसको खतरा हो सकता है, भाजपा को कोई टक्कर दे सकता है? क्योंकि जब 3 राज्यों में तब जीती थी जब स्थिति बहुत बुरी थी, तो आज जब स्थिति अच्छी है तो उसको कम से कम अच्छा परफॉर्म करने के लिए तो 4 में कम से कम जीतना चाहिए। अगर 3 में जीतती है तो कहा जाएगा सो ना कुछ अच्छा किया ना कुछ बुरा हुआ, और ये बात झुटलाई जा सकती है कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। कहा तो ये जाएगा ना, पिछली बार भी जीते थे 3 राज्य, इस बार भी 3 राज्य, ग्राफ कहां बढ़ गया? और अगर जैसा कि तमाम सर्वेक्षण और जमीनी हकीकत और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी का माहौल अच्छा है, कांग्रेस की सरकार जा सकती है, तमाम लोग कह रहे हैं। अगर ऐसा होता है और राजस्थान कांग्रेस के हाथ से निकल जाता है तो वो धारणा धरी की धरी रह जाएगी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 3 के बाद एक शक्ति मिल जाएगी इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस एक ताकत के तौर पे उभरेंगे, और जब एक ताकत उभरेगी तो सारे विपक्षी दल एकजुट होकर लोकसभा में भाजपा को टक्कर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये स्थिति हमें इसलिए नहीं लग रही क्योंकि राजस्थान की जो जमीनी रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से वहां पर धर्म का वायरस, ध्रुवीकरण का वायरस पहुंच चुका है और जाति धराशायी हो गई है, धर्म हावी हो गया है, हिंदुत्व छा गया है। योगी आदित्यनाथ वहां सभाएं कर चुके हैं, तमाम मुद्दे आ चुके हैं सामने, और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का वोट बढ़ चुका है। जब हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो जाता है और हिंदुत्व का जिन सामने आ जाता है तो जाति की कुछ नहीं चलती है। हालांकि राजस्थान जाति प्रधान है, पिछड़ी जातियों का मामला वहां बहुत गंभीर रहता है,
बड़ा सेंसिटिव रहता है। आंकड़ों के हिसाब से भी बड़ी उनकी संख्या है, अलग अलग जातियां हैं, लेकिन जब हिंदुत्व का मामला उभार पे आता है तो जातियों की सारी राजनीति धरी की धरी रह जाती है। दूसरी बात, जाति जनगणना जो सबसे बड़ा विपक्ष का और कांग्रेस का हथियार है, वो उस शिद्दत से नहीं उठाया गया, न वहां की जनता को उस बात के लिए प्रेरित किया गया कि जाति का माहौल पैदा किया जाए। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। एक व्यक्ति मेरा वहां जानने वाला है जो एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, मेरा दोस्त जैसा है। मैंने फोन करके उससे पूछा राजस्थान के हालात क्या हैं, तो उसने कहा बीजेपी जीत रही है। तो मैंने कहा बीजेपी जीत रही है या कांग्रेस हार रही है, तुम बहुत बड़े सर्वेक्षण तो हो नहीं, तुम अपना बताओ, तुम क्या चाहते हो, तुम किसको वोट दोगे। तो हमने कहा एक दोस्त के तरीके से मुझे बताओ, एक बहुत आम इंसान है, पत्रकार नहीं है, किसी बड़े पेशे में नहीं है। तो उसने एक बात कही, उसने कहा भैया गहलोत सरकार ने काम बहुत अच्छा किया और हम आम इंसान बहुत उसको पसंद करें, मुझे भी बड़ा निजी फायदा हुआ है, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन मैं वोट बीजेपी को दूंगा। मैंने कहा क्यों भैया, जब काम अच्छा किया है तो क्यों दोगे। कह रहे भैया हिंदुत्व का, हमें भी अपने धर्म का कम से कम एक कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो बस मैंने उसकी बात को सुना और मुझे लगा कि वो वायरस, वहां पर वायरस की एक खासियत होती है, वायरस का जब आ जाता है तो उसको फैलने में देर नहीं होती है। वायरस किसी कोने में सिमटा हुआ नहीं बैठा होता है, उसका आकार बढ़ता है। मेरा अपना अनुमान है कि वो वायरस हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण का वहां फैल चुका है और बीजेपी मजबूत है। ये तो मैंने एक तस्वीर रखी जो मैंने कुछ लोगों से जाना, वहां फोन करके मालूम किया, टीवी सर्वेक्षण देखे, बड़े एक्सपर्ट से बात की और तमाम जो तस्वीरें नजर आई उससे लगा कि बीजेपी वहां हावी हो रही है और कांग्रेस की सरकार जा सकती है। लेकिन दूसरा पहलू भी मुझे पता चला, दूसरा पहलू एक ये पता चला कि वसुंधरा जी का क्या रोल है, वो क्या चाहती हैं, क्या नाराज है, क्या उनको मना लिया गया है, उनका कैडर क्या करने वाला है, उनकी रणनीति क्या है, वो किस तरह क्या चाहती क्या है, ये बड़ा साइलेंट है और उनकी रणनीति को कोई भी अभी तक भाप नहीं पाया है कि वसुंधरा जी कर क्या रही हैं। क्या भाजपा को कमजोर कर रही हैं, क्या भाजपा को जिताएंगी, क्या उनको ये लग रहा है कि उनको मुख्यमंत्री बना ही दिया जाएगा, या उनको इग्नोर कर दिया जाएगा, या वो भाजपा को सबक सिखाना चाहती हैं, या वो भाजपा को, ये सारी चीजें जो है वो मुझे लगता है कि कोई अभी समझ नहीं पाया। दूसरी एक कांग्रेस के लिए सकारात्मक बात कि वहां पर कांग्रेस में फूट है, जाहिर सी बात है कांग्रेस में तो बहुत पुरानी फूट है। पायलट साहब का मामला जो है वो लोग बता रहे हैं, एक एक्सपर्ट से मैंने पूछा, उसने कहा पायलट को लेकर और गहलोत और पायलट के बीच में जो टकराव है वो निगेटिव नहीं जा रहा है कांग्रेस में। भाई निगेटिव क्या है, टकराव है दो बड़े नेताओं के बीच लगातार है, एक दूसरे के खिलाफ पता नहीं क्या क्या कह चुके, कह रहे नहीं, वहां एक बड़ा नया समीकरण उभर रहा है कि वहां पर विपक्ष का वोट भी मिल रहा है कांग्रेस को और पक्ष का भी मिल रहा है। पायलट का मतलब पक्ष के अंदर ही विपक्ष, पक्ष के अंदर ही विपक्ष, जी क्यों विपक्ष का भी वो वोट खींच रहा है, बड़ा साइलेंट वे में बड़ी सिंसियरिटी से काम कर रहा है और गहलोत अपना अलग काम कर रहे हैं और ये कांग्रेस की पॉलिसी है। ये एक नई बात निकल के आई, ठीक है, विभिन्न चीजें राजस्थान में है और मुझे लगता है कि बड़ा चौंकाने वाला कुछ होगा। बड़ा दिलचस्प बातचीत आपने की, बहुत दिलचस्प आंकड़े आपने बताए, बहुत दिलचस्प चीजें आपने बताई। मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा। प्रदीप आजाद राजस्थान के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, नवेद सिको साहब ने बहुत सारे, एक तो जो ध्रुवीकरण का वायरस उसका जिक्र किया, चूंकि मेरे पास अब 2 मिनट हैं कुल और मैं सारे लोगों को मुझे एक बार अंतिम राउंड में लेना, तो इसलिए कृपा करके बहुत संक्षिप्त में और कट टू कट सारे लोग बात करेंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी। नवेद भाई ने एक तो ये बात कही, दूसरी बात कही कि पक्ष और विपक्ष, और ये तो तय है कि बीजेपी के नेता वहां के स्थानीय 4 साल चद्दर तान के सोए रहे, अचानक 1 साल में उन्हें लगा कि चुनाव भी लड़ना है हमें। ये बात तो बिल्कुल सही है। प्रदीप जी अनम्यूट करिए। नहीं, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ बोलिए कृपया। बहुत संक्षेप में आपको बता दूं कि यहां पर बिल्कुल नावेद साहब जो बात कर रहे थे बिल्कुल सटीक बात है। यहां पर अशोक गहलोत ने भी अपने मोहरे खड़े किए हैं, यहां पर वसुंधरा राजे ने भी अपने मोहरे खड़े किए हैं और यहां पर सचिन पायलट ने भी अपने मोहरे खड़े किए हैं जो इन विधानसभा चुनाव में इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे पहली चीज ये बिल्कुल साफ है, चाहे कोई आंकड़े जाहिर करे या नहीं करे, लेकिन कई कैंडिडेट ऐसे खड़े हैं जो पर्दे के पीछे से, जहां पर इन तीनों जो बड़े नेता हैं राजस्थान के, इन तीनों का ग्रीन सिग्नल उन्हें मिल रहा है। दूसरी बात, आप जो ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है और ज्यादा दूर मत जाइए, हम जयपुर शहर की भी बात करें, वहां पर भी तस्वीर
ऐसी ही नजर आ रही है, जहां पर अब कल जब ये पोलिंग हो जाएगी और जब 3 तारीख को नतीजे आएंगे तो आपके हमारे सबके सामने होंगे कि वाकई यहां पर खेल क्या हुआ था। और ये पिछली दफा 18 में 10 सीटें जीती थी कांग्रेस ने यहाँ। बिल्कुल, यहां पर देखिए कहने की बात तो ये है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता राजस्थान में अभी ये भी कह रहे थे कि हम तमाम जो शहर की 8 सीटें हैं, हम तमाम 8 सीटों को जीतेंगे। और उन्हीं के जवाब में बीजेपी के एक बड़े लीडर ने यहां हमें यह भी कहा है कि अगर वो जीत जाते हैं तो हम संन्यास ले लेंगे। ये यहाँ के मालवीय नगर से कालीचरण सराफ ने मुझे खुद को एक इंटरव्यू में उन्होंने इस चीज को बोला है। तो कुल मिलाकर देखिए, बिल्कुल यहां पर जो नावेद साहब कह रहे हैं कि जो रोचक नतीजे होंगे वो चौंकाने हैरान करने वाले होंगे, वो मैं पहले भी कह चुका हूं, बिल्कुल होंगे। यहाँ पर ध्रुवीकरण की बात भी है, तमाम चीजें बिल्कुल सटीक है। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है। मैं सीपी सिंह साहब के पास जाऊंगा। सीपी सिंह साहब, जरा 2 बड़े मुद्दे बताइए वहां क्या है। तीन हो सकते हैं बड़े मुद्दे, क्या आपको लग रहे हैं वहां राजस्थान में? राजस्थान में जो खासकर मुद्दे, एक तो यहाँ जो लोकल जो समस्या है उन पर वोट पड़ेगा, और दूसरा जो सचिन पायलट वाला जो प्रकरण हुआ था, क्योंकि यहाँ जो गुजर बैठ लगी हुई है उसका जो अपमान हुआ, उसका भी जो है कुछ लोग कांग्रेस से बदला लेना चाहते हैं, यानी खासकर जो है अशोक गहलोत साहब से। एक ये फैक्टर भी काम करेगा। और वैसे जो है जो मुद्दे हैं, जो ज्यादातर वैसे तो गहलोत सरकार ने बहुत सारी समस्याओं को दूर किया, लेकिन वो बीजेपी उठा रही है बहुत सारी चीजों को, और देखते हैं अब क्या है। वैसे कसमकस की स्थिति है इस बेल्ट में। ठीक बात है, ठीक बात है। एक छोटा सा टिप्पणी सतवीर जी है। सतवीर जी, मुकाबला क्या मानते हैं, 19-20 का है या कांग्रेस बहुत पिछड़ चुकी है? नहीं, कांग्रेस बहुत पिछड़ चुकी है। दूसरा ये है कि हालांकि इन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में, गहलोत जी ने आकर के जो जनता को सुविधाएं देने का काम किया है, वो इन्हें ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि अब रही बीजेपी की बात, बीजेपी ने भी अपनी जो है पिटारा खोला है, तो उसका भी बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा। और योगी जी ने भी जनसभा करी है, उसका भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुशील जी, आप बहुत क्लोज वॉच करते हैं, योगी जी को बहुत फॉलो करते हैं, आप उनकी राजनीति को बहुत फॉलो करते हैं। योगी जी की मोदी जी से ज़्यादा सभाएं हुई हैं, 25 सभाएं उन्होंने की हैं और धुआंधार प्रचार किया है। योगी फैक्टर कितना काम करेगा वहाँ? राजस्थान में एक क्षेत्र है जहाजपुर जी, जहाजपुर में योगी ने भी सभा की और मोदी ने भी सभा की है जी। अटल जी लखनऊ आते थे, एक सभा करते थे, पूरे लखनऊ में 1 या 2 सभा चौराहे पर जीत जाते थे। जो हमारे प्रदीप भाई ने कहा कि वो सही कहा कि मैं मामा कह रहे हैं मध्य प्रदेश से, कोई जीते कोई हारे, हमें तो अब सीएम बनना ही नहीं है, केंद्रीय वो कमान हमें तो बना ही रहा है, हंस रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर। दूसरा, राजस्थान की एक बड़ी जगह पर ये बोल रहे हैं, एचएम शाह जी बोल रहे हैं, वो अपना अटेल अपना भाषण बोले तो किसी ने कहा, खास आदमी ने उनके, वही जो खड़ा था मंच पे प्रत्याशी, भैया सचिन जी का और इनका गहलोत जी का नाम मत लीजिए, यहाँ पर जनता वो बिखर जाएगी। बहुत चर्चा में है, बहुत चर्चा में है। अब ये क्या देखिए, वो आपकी बताइए क्या हुआ, बता। ये केंद्रीय कमान और ओरिजिनल बीजेपी, इसमें बहुत बड़ा वो हो गया, कंफ्लिक्ट हो गया। ठीक है। ये जो राजस्थान की जो वो है ना, राजस्थान की क्या महारानी जी, यही हरवा देंगी बीजेपी को। राजस्थान की जो महारानी है जी, यही हरवा देंगी। ठीक है, ठीक है। और मध्य प्रदेश तो जीती हुई थी। और दूसरी बात, एक आखिरी बात क्या खत्म करता हूं, जैसे कट्टर ओबीसी के लोग है ना जी, कुछ % वोट पाएंगे लेकिन देंगे, होता है, मानसिकता है उनकी। ऐसे कुछ कट्टर मोदी के लोग हैं, बीजेपी के लोग नहीं है, देंगे ही देंगे। देखते क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है नवेद भाई, गहलोत की मुकद्दर जी 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 बोलिए, गहलोत के मुकद्दर को कंप्लीट करिए भाई। गहलोत की मुकद्दर खुलने वाली है और वो सिंधिया महारानी जितवा देगी। नवेद भाई, अंतिम टिप्पणी। सुशील भाई कह रहे हैं कि गहलोत का मुकद्दर खुलेगा।
और देखिए जमीन पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आगे दिखाई दे रही है और जीतती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ ना कुछ अंदरूनी कहीं ना कहीं कुछ खेल चल रहा है, वो माहौल को पलट सकता है और जो माहौल दिखाई दे रहा है उसके उलट भी कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है ये दिलचस्प हो गया है, जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी काफी मजबूत नजर आ रही है और कांग्रेस वहां पिछड़ रही है, वहां दूसरा पहलू ये भी है कि कोई भी वहां पर कुछ चीजें अंदरूनी जो पॉलिटिकल जो गेम अंदर चल रहे हैं साइलेंट, वो नतीजों को प्रभावित भी कर सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया नवेद भाई, प्रदीप आजाद साहब बहुत शुक्रिया, सुशील दुबे जी बहुत शुक्रिया, चंद्र प्रताप सिंह सिकरवार साहब आपका बहुत शुक्रिया, सतवीर सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। राजस्थान करण महाभीषण, कल 5 करोड़ 28 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 199 विधानसभा सीटों पर वो वोट डालेंगे। राज बदलेगा या रिवाज, ये जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।